नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, महापंचायत से क्या महासमाधान निकल पाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ देखने को मिल रहा है। इस जन सैलाब के सहारे दबाव की राजनीति तो जरूर आगे बढ़ रही है। सरकार पर दबाव तो लगभग लगभग हम ये समझ सकते हैं कि बन ही रहा है, लेकिन इस दबाव का क्या कोई असर होगा? क्योंकि सर्वोच्च नेता हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री राज्यसभा में ये इशारा कर चुके हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत के जरिए समाधान निकले, सरकार हमेशा से तैयार है, तो ऐसे में इशारा तो उन्होंने कर दिया कि शायद कानून वापस लेने के मूड में सरकार कतई नहीं है। अब ऐसे में महापंचायत का दौर लगातार जारी है, लेकिन क्या समाधान निकल पाएगा? इससे इतर कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं जो ये बताते हैं बयान कि आंदोलन की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पेशकश की। अपनी इस पेशकश में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ये कहा है कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन कुछ किसान नेता अपना स्वार्थ साधने के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि ये तीनों कानून बहुत ही सोच समझ करके किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। और चाहे वो चरूणी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो। राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं, हरियाणा जी, उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाइए, हरियाणा में आकर के क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश से ही उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ऐसे में जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जो किसानों का हित चाहते ही नहीं हैं। जरा राकेश टिकैत को भी सुन लीजिए, पिहोवा में थे आज वो। ये आंदोलन होगा, किसान की जीत होगी। ये आंदोलन लंबा चलेगा। अभी 2 अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दिया है। आप अपनी प्लान बना लेना। जी, 2 अक्टूबर तक का वक्त सरकार को दिया है, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। अपना प्लान बना लीजिए, 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन जाएगा ही जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि सरकार और किसानों के बीच का ये टकराव है, लेकिन इसमें आम आदमियों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? जो तमाम बॉर्डर सील हैं और इसकी वजह से जो हर दिन 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी? जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? जो व्यापार इस आंदोलन की वजह से रुके पड़े हैं उसकी भरपाई कैसे होगी? ये सवाल दोनों पक्ष से है, सत्ता पक्ष से भी और किसानों से भी, क्योंकि जितनी जल्दी ये आंदोलन खत्म होगा उतनी जल्दी जो राहत है वो लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक के लिए तैयार हो जाइए, अपनी प्लानिंग कर लीजिए। 2 अक्टूबर तक तो ये आंदोलन खींचेगा, सरकार को टाइम दिया है 2 अक्टूबर तक का। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि कुछ फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, किसान नेता, जो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहे, किसानों के कंधे पर अपना हित साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में किनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन खत्म कब होगा? एक अंतहीन आंदोलन की तरफ ये आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है, समाधान कहीं से निकलता दिख नहीं रहा, क्योंकि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को खत्म करने की, रद्द करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने अपनी पिछली बैठक में ये स्पष्ट कर दिया था, जो तकरीबन 50 घंटों की वार्ता हो चुकी है अभी तक सरकार और किसानों के बीच, और आखिरी जो बैठक हुई उसमें सरकार की तरफ से कह दिया गया कि इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। गेंद किसानों के पाले में डाल दी गई कि इस प्रस्ताव पर अगर आप विचार विमर्श कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर बातचीत करेंगे। इस मसले पर 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंगला जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। अजय सिंगला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ किसान नेता, थोड़ी ही देर में
जुड़ जाएंगे, उनसे किसानों का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन रमन मलिक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो महापंचायतें हो रही हैं हरियाणा में, जो जन सैलाब उसमें देखने को मिल रहा है, कम से कम अब इतना तो आप लोग कहेंगे ना कि हरियाणा के लोगों की भागीदारी इस आंदोलन में है, क्योंकि शुरुआती दौर में आप लोग यही कह रहे थे कि ये तो पंजाब के लोग हैं और मुट्ठी भर हरियाणा के लोग होंगे। मैं आज भी आपको यही चीज बोलूंगा कि मुट्ठी भर हरियाणा के लोग हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा, ना ही कोई विरोधाभास इस चीज में है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि ये आंदोलन जो है उचित है। मैं आज भी ये चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि किसान नेताओं को और कथित किसान नेताओं को दो श्रेणियां हैं, एक किसान नेता है, कथित किसान नेता है। इनको जब भी ये महापंचायत करे, ये तीनों कानूनों की प्रतिलिपियां लेके जाए, रमन मलिक जी, किसानों में बांटे और ये बोलें रमन कि मलिक ये साहब, कानून का ये पॉइंट खराब है। हाँ ठीक है, उसका वो उसको ये उसको रहा आज है। आज इस कार्यक्रम में शिव कुमार जी जैसे जुड़ जाते हैं, आज इस कार्यक्रम में पूरी कोशिश करेंगे कि पॉइंट दर पॉइंट चर्चा करें। लेकिन जो आपने अभी जो कहा कि कुछ किसान नेता और कुछ तथाकथित किसान नेता हैं, तथाकथित किसान नेताओं का जिक्र तो बहुत बार हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी राकेश टिकैत का नाम ले लिया और गुरनाम चढ़ूनी का नाम ले लिया, लेकिन किसान नेता कौन है आपकी नजर में? उनको क्या आइडेंटिफाई कर चुके हैं आप लोग? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर से स्पष्ट करूं, किसान नेता वो वैसे किसान नेता हैं जो स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जैसे या जोशी जी जैसे या सर छोटू राम जैसे। नहीं सर, रमन मलिक जी, अब वो तो नहीं आएंगे ना बैठक करने, वो तो नहीं आएंगे ना सर। कोई तो मौजूदा दौर में तो कोई नाम होगा ना सरकार के पास कि ये असल में ये किसान नेता है। संकेत, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मैं बार बार ये कहना की चेष्टा कर रहा हूं जिसको आप समझें कि इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी है, जो इन बड़े महापुरुषों की आइडियोलॉजी थी, उनके ऊपर जो बात कर रहे हैं वो किसान नेता हैं। लेकिन वो लोग जो ये 2024 का अल्टीमेटम देते हैं, जो वही राग अलापते हैं जो कांग्रेस राग अलाप रही हो, या ऐसे लोग जो देश में विभाजनकारी शक्तियां बैठी हुई हैं उनका समर्थन करते हैं, या जिनको उनका समर्थन मिला हुआ, ये कथित किसान नेता है। आप मेरे को एक चीज छोटी सी बताइए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। महेंद्र सिंह टिकैत के वंश के राकेश टिकैत अगर ये बोले नेशनल टीवी पे आके कि 3 क्विंटल गेहूं का रेट 1 तोला सोना होना चाहिए, तो मैं आज आपसे ये पूछता हूं कि 160 रुपए के लगभग किलो गेहूं अगर हो तो पिसा हुआ आटा लगभग 300 रुपए किलो बटेगा, तो वो किसान जो गरीब किसान है, जो किसान नेता जिनके लिए लड़ रहे हैं, क्या वो 300 रुपए किलो का गेहूं खा पाएगा? 300 रुपए किलो का आटा खा पाएगा? या देश का गरीब जो या करदाता है, क्या वो उसको भरपाई कर पाएगा? आप समझने की बात करिए जो चीज को मैं बात कर, किसान का खुशहाल होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसान का खुशहाल होना किस कीमत पे जरूरी है ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, क्या इस देश का जो एक मार्जिनल 5% 4% लोग हैं जो कर देते हैं, क्या वो, या जो लोग नौकरी पेशा है, क्या वो उसके ऊपर सस्टेन कर पाएंगे? उनकी एक बार बात अजय सिंगला जी के पास चलते हैं, जरा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अजय सिंगला जी, मैं चाहूंगा कि आज के इस डिबेट में आप कुछ उन तथ्यों को रखिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार 3 कृषि कानून को काला कानून बता रही है। प्रधानमंत्री भी और नरेंद्र तोमर भी दोनों पूछ चुके हैं संसद से कि काला क्या है। आप कुछ रोशनी डालिए, फिर रमन मलिक जी से उसका जवाब लेंगे। इन्होंने आज फिर वही बात की जिसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही सरकार। किसान नेता, कथित किसान नेता। सरकार को अभी तक यही नहीं पता कि वो किसान नेताओं से बात कर रही है या कथित किसान नेताओं से बात कर रही है। ठीक है, समाधान कैसे निकलेगा? ठीक है। दूसरा, अब तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है भारतवर्ष में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का।
अब उन्होंने भी किसान की परिभाषा बदल दी है। जो भारतवर्ष आंदोलन से पैदा हुआ, आंदोलन से आजादी हुई, उन्होंने कल अपने बयान में उस आंदोलन को आंदोलन जीवी परजीवी कह दिया। यही बात आज मलिक जी ने कह दी। कुछ मुट्ठी भर, कुछ नेता किसान, कुछ कथित किसान नेता। सिंगला जी, मलिक जी, आप मेरी बात सुनिए। सिंगला जी आए ना, जरा मुद्दे पे आते हैं। अजय सिंगला जी, ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप पॉइंट से जवाब दीजिए, तर्क से जवाब दे दीजिए सबको, और ये बता दीजिए कि काला क्या क्या है। स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ, किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, स्वागत है आपका। और स्वामी इंद्र जी, कुछ पॉइंट जरूर तैयार रखिएगा कि काला क्या क्या है। रमन मलिक जी जानना चाहते हैं, देश भी शायद जानना चाहता है। सिंगला जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। काला तो जी शुरुआत से ऐसा था, बिना किसी के मांगे कानून आया। अजय सिंगला जी, कानून आया। अजय सिंगला जी प्लीज। नहीं, रमन मलिक जी, एक सेकंड। अजय सिंगला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ऐसे पॉइंट्स रखिए अजय सिंगला जी कि 3 कृषि कानून में फला प्रावधान है और इस फला प्रावधान की वजह से ये काला कानून है, ऐसा बताइए ना कुछ। स्पष्ट कर चुके हैं सारे किसान नेता कि इसमें साफ या कुछ है ही नहीं, सब कुछ काला है। सर, ऐसे गोल मोल घुमाएंगे ना तो मैं समझ पाऊंगा ना जनता समझ पाएगी। गोल पोस्ट बार बार बदलते जाओ। मलिक जी, गोल मोल तो सरकार कर रही है। कानूनों की तीनों प्रतिलिपियां लेकर बैठा हूँ। आप मेरे को ये तो आप पिछले 6 महीने से लेकर बैठे नहीं, अजय सिंगला जी पॉइंट्स नहीं रख पा रहे, प्लीज। एक्सट्रीमली सॉरी टू से अजय सिंगला जी, पॉइंट्स नहीं रख पा रहे आप पॉइंट्स नहीं, इधर उधर की बात कीजिए। पूरा कानून ही काला है, तरीका ही काला है, नियत ही काली है, ये नहीं जानना चाह रहा ना मैं। सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि पॉइंट्स बताइए ना कि इस कानून के फला नंबर में ये लिखा गया है और ये काला कानून है, ऐसे बताइए ना अजय सिंगला जी, अगर आपने अपना होमवर्क किया है तो। स्पष्ट बात है कि काले कानूनों के बारे में हमारे सारे किसान नेता सिलसिलेवार 1 to 1 आपको नहीं पता ना, इसका मतलब हम फिर उस इनको पता नहीं है, बिना समय प्राप्त करने की बजाय सोल्यूशन पे जाना चाहता हूँ। सर, मैं तो वही चाह रहा हूँ ना कि आप बताएं तो सही कि क्या काला कानून। फिर रमन मलिक जी से पूछूंगा ना मैं। जब तक यही नहीं पता लगेगा बीमारी कौन सी, आप इलाज क्या करेंगे। ठीक है, चलिए सिंगला जी, रोक रहा हूँ आपको रोक रहा हूँ अजय सिंगला जी, माफी के साथ, क्योंकि पॉइंट्स नहीं है आपके पास। सॉरी, ठीक है, रोक रहा हूँ। स्वामी इंद्र जी, आप प्लीज गोल गोल मत घुमाइएगा। स्वामी इंद्र जी, मैं चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करें। रमन मलिक जी को जरा जवाब दीजिए। साकेत जी, सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 5 जून को जो देश के अंदर अध्यादेश लाकर 2 कृषि कानूनों और 1 कानून के अंदर अमेंडमेंट किया, सबसे बड़ा काला कानून जो है अमेंडमेंट जो किया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में किया, जो कानून देश के खाद्य संसाधनों को काला बाजारी को रोकने के लिए बनाया गया था, प्रिवेंशन करने के लिए बनाया गया था, आज वही कानून देश के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और देश के किसान के लिए काला कानून सिद्ध हो रहा है। आप देख सकते हैं, पूर्व की सरकार ने जब इसको 1 साल के लिए इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को सेंसेक्स से जोड़ दिया था, जब इसके ट्रेडिंग हुई थी, कांग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूं मैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय देश के अंदर दालों का भाव 200 रुपए किलो हो गया था और मनमोहन की सरकार ने इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो डिलिस्ट किया था 1 साल के लिए, उसे वापस लिया। पर बीजेपी की सरकार ने आने के बाद जानबूझकर अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को 5 जून को अंदर इसके लिए बदलाव रमन मलिक जी का जवाब। आज भी रमन मलिक जी काउंटर कीजिए जरा इस पॉइंट पे। काले कानून बन चुका है। रमन मलिक जी, सर, सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, जिस समय अभी इस कानून के पारित होते ही जब प्याज के भाव बढ़ने लगे, तो जब प्याज का रेट डबल हुआ, तो उसी समय ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उस समय जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जगह बिल जो वो था, उस बिल ने अपना काम करा और इमीडिएटली होर्डिंग जितनी जो अनलिमिटेड करा हुआ था उसको एकदम लिमिट में आ गया। एक काम ऑटोमेटिक वे से आया। दूसरा ये आया कि इमीडिएटली जो इंपोर्ट है उसको खोल दिया गया, जो प्रिवेंशन और जो साथ में रोकने के लिए था।
तो उसका फर्क ये दिखाता है कि जब ये कानून बनाया, ये सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए बनाया, ताकि सप्लाई चेन जो है एक तो मेंटेन रहे। दूसरी, जब भी प्राइसेस गिरते हैं, अगर प्राइसेस लेट्स से कि एक बारी गिरे, तो उससे जब डबल होता है तो एकदम ये स्टॉक जो है, इसकी होर्डिंग जो है, उसके ऊपर जो अनलिमिटेड वाला कैप्शन है वो हट जाता है और लिमिट आ जाती है। तो इससे होता ये है कि जो स्टॉकिंग करने वाले हैं वो भी एक ही भाव के ऊपर बेचते हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी जो है प्राइसेस के अंदर वो लाने के लिए ये कारगर साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। मैं तो आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। रमन मलिक जी, बस एक आम आदमी जो जनता टीवी इस वक्त देख रहा है उसको इतना समझा दीजिए, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर के लोगों में ये बातें हैं, हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि मैं अगर एक व्यापारी हूं और मुझे लगा कि आने वाले वक्त में आलू की कीमत जो है वो बढ़ेगी या गिर जाएगी या कमी होने वाली है, मैंने स्टोर कर लिया। पहले स्टोर करने की एक लिमिट थी, अब स्टोर में जितना मर्जी उतना कर सकता हूं। मैंने मार्केट से आलू उठाया और स्टोर कर लिया। अब मार्केट में जैसे ही आलू की कमी शुरू हुई, मैंने अपने गोदाम से वो आलू मार्केट में पहुंचाना शुरू किया। जो आलू 20 रुपए किलो मिल रहा था, मैंने अपनी मनमर्जी से उसको 40 रुपए किलो बेचना शुरू कर दिया। यही है ना सर, इस एक्ट की वजह से यही होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं स्वामींद्र जी तो। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। जहां वो 40 रुपए पहुंचा, वहां पे 100% रेज आ गया। जब 100% रेज आया उसमें, तो होर्डिंग की जो लिमिट है वो एकदम लग गई कि जी जो लिमिट थी वो दे कम इनटू प्लेस। 3 रुपए किलो बिक रहा है, तो कैसे बाजार में 40 रुपए बिक रहा है, ये बताइए, ये कितने % का इजाफा है? सर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, एक बारी जो मैं बोल रहा हूँ उसको कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कानून के हिसाब से तो आप मेरे को बताइएगा। आप भूख के साथ व्यापार कर रहे हैं, आप लोगों की भूख के ऊपर व्यापार करने का जो आपने काम किया है और देश को लूटने का जो स्वामींद्र जी, ठीक है। आज शब्दों से नहीं खेलते, आज पॉइंट से खेलेंगे। आज शब्दों से नहीं, पॉइंट से खेलेंगे। ठीक है रमन मलिक जी, कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं संकेत कि जब ये आपने जो एग्जांपल दिया कि 20 रुपए था, वो 40 रुपए पहुंच गया। 40 रुपए पहुंचते ही ये जो होर्डिंग की लिमिट नहीं थी वो वापस लग गई। ये कानून ये कहता है कि होर्डिंग की लिमिट तब तक नहीं है जब तक कमोडिटी डबल नहीं हो जाती पेरिशेबल में। स्वामी जी एक मिनट, मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे को करेक्ट करिएगा। स्वामी जी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे को करेक्ट करिएगा, लेकिन पहले एक सेकंड स्वामींद्र जी, एक सेकंड स्वामींद्र जी, होर्डिंग की लिमिट लगाई, एग्जांपल दीजिए। स्वामींद्र जी एक सेकंड स्वामींद्र, मैं बता रहा हूं आपको। तो जब इस समय जैसे प्याज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, प्याज बढ़ा, प्याज के ऊपर फटाफट इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ ये कि जो होर्डिंग की लिमिट्स नहीं थी वो वापस इंपोज हो गई और प्राइस के जो प्याज का प्राइस स्काई रॉकेट होने लगे थे वो एकदम रुक गए। ये एक लाइव एग्जांपल है सितंबर का, ये आप नहीं नकार सकते। पासवान बोल रहे थे कि ये हम नहीं कर सकते, क्या उनका बयान गलत था? आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल आपको दिख गई, ये तो प्रैक्टिकल दिख गया कि प्याज के भाव बढ़ते ही प्याज का होर्डिंग खून के आंसू इंपोर्ट हो गया, प्राइस का रेट वापस नीचे आ गए। ये तो हमारे देने का जो काम किया है, खाद्य पदार्थ जो तेल, सरसों का तेल था मात्र 7 रुपए लीटर था, आज 150 रुपए लीटर है। वो स्वामींद्र जी एक सवाल मुझे ये बताइए कि अब आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें अमेंडमेंट किया गया, ये अलग से कोई कानून लाया नहीं गया, इसको अमेंडमेंट करके एक एक्ट तैयार किया गया। तो सिर्फ विवाद इसी पर है, आपत्ति इसी पर है, बाकी किसी चीज पर आपत्ति है तो दर्ज कराइए। रमन मलिक जी से जवाब लेंगे। राकेश जी, आपने देखा जो कानून लोगों के फायदे का था, आज वो पूंजीपतियों के फायदे का कानून बना दिया। इसी प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो किसान को फायदे देने वाली थी, आज वो व्यापारियों को सीधा सीधा फायदा देगी। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अधीन जो किसान फंस जाएंगे, जो किसान मंडियों में अपना अनाज बेचते थे, उनको ग्रेडिंग में ले लिया गया है। ग्रेडिंग का मतलब ये होता है, सकेत जी, आपने मुझे कोई अनाज उगाने को दिया, आपने कहा इसका कलर, इसका मॉइस्चर इतना होना चाहिए, ये कुदरत से पैदा होने वाली चीजें हैं।
खुले आसमान के नीचे पैदा होने वाली चीजें हैं। आप इसकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ये तय नहीं कर सकते कि बैंगन की शेप ऐसी होगी और आलू की शेप ऐसी ठीक है, होगी, रमन मलिक जी प्याज की जवाब शेप दीजिए। ऐसी होगी। सर देखिए, तीन चीजें मैं इस बारे में भी बोल दूं। सबसे पहली बात तो मैं स्वामी इंद्र जी से भी और सिंगर साहब से भी ये बोलूंगा कि एक तो पंजाब का जो मंडी एक्ट है 2013, जो पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 है, उसका पॉइंट नंबर 25 पढ़ ले, जहां 5 लाख रुपए और 1 महीने की जेल का प्रावधान है किसान के लिए। लेकिन जो ये कानून है वो ये कहते हैं, सर भले देखिए मैं आपके आधा एकड़ उसके ऊपर आप सजा का प्रावधान करते हो, कंप्लीट कर लेने दीजिए। स्वामिंद्र जी एक बार कंप्लीट कर लें, बोलिए रमन। तो एक तरफ तो पंजाब का वो 2013 का एक्ट है, उसकी बात हमने सामने रखी। दूसरी तरफ जो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि जी ग्रेडिंग सिस्टम मंडी में भी आज भी जब आप बेचते हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, नमी कितनी है कितनी नहीं होगी वो है। लेकिन जहां तक बात आती है किसान के ऊपर, इसमें कानून में ये लिखा हुआ है कि जो देनदारी है किसान की वो उतनी रहेगी जितनी कि उसके पास पैसा पहुंचा हुआ है। लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है तो उसकी देनदारी देवड़ी हो सकती है। दूसरी चीज, कोई भी किसान की जमीन के ऊपर कोई फैसला नहीं आ सकता। तीसरी चीज सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप भी रेस करना चाहते हैं कि आप बोलते हैं कुदरत की है, जिस टाइम ये सारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही होती है, यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं रहेगा, वो भारत का दूसरे दर्जे का नागरिक बन के रह जाएगा। नहीं स्वामिंद्र जी, मैं आपको इसी तरीके से स्वामिंद्र जी वो तो कोर्ट में जाने का अधिकार वाली बात तो हो गई ना, वो तो कर दिया सरकार ने। ये तो कोर्ट में जाने का अधिकार, हम लोगों संकेत बहुत अच्छा पॉइंट उठाया उन्होंने। संकेत जी एक डॉक्यूमेंट सरकार ने किसानों को दिया हो कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। रमन मलिक जी पेश करें, देखना चाहता है डॉक्यूमेंट कहाँ है आपके पास। रुकिए मैं धराशायी करता हूँ, रुकिए। हमने दो चीजें बोली। एक तो एसडीएम के लिए इसलिए लिखा गया था कि 30 दिन के अंदर बिना किसान की जमीन के ऊपर कोई भी फैसला दिए एसडीएम को सुलझाना ये मामला। लेकिन फिर भी जब किसान जत्थेबंदियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री और पीयूष गोयल जी ने बात करी, तब ये स्पष्ट हो गया, बोल दिया कि ठीक है आपको अगर आगे सिविल कोर्ट जाना तो भी चले जाइए। उसमें किसान वचन सुनिए, मुझे कुछ समझाइए सर, किसानों ने काला दिखाया नहीं, अब तो लगता है कृषि मंत्री जी के बयान। अरे देखिए अब आप तर्क नहीं है तो शोर मचाने लग रहे हैं। देखिए बताइए तो शोर मचाने लग रहे हो। कृषि मंत्री ने किसानों ने कुछ मुझे बताया नहीं सर। आप सर आप एक्सपोज हो जाओगे, जरा शांति से सुनिए। सबसे पहली बात कि ये कोर्ट में जाने के लिए जब किसान जत्थेबंदियों से बात हुई तो कृषि मंत्री जाकर किसानों ने मुझे समझाया नहीं, तो आप कैसे कृषि मंत्री समझ गए? स्वामिंद्र जी आप भाग रहे हैं। स्वामिंद्र जी ये तो स्पष्ट सरकार ने पहले ही कर दिया था कि एसडीएम वाले मसला जो था कि अब कोर्ट में भी जा सकते हैं, ये तो बहुत पहले की बात है। स्वामिंद्र जी और बताता हूँ, संकेत में बयान है ना कि ये लिखित में कंडेंस है। ठीक है, जल्दी बताए रमन जी, ब्रेक का वक्त है। मैं ये पूछता हूं कि पॉइंट नंबर 12A 2006 एएमसी एक्ट पंजाब का है, वो ये कहता है जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड मंडी कमेटी होती है उसके फैसले के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। और आगे आने वाले वक्त में इस तरह की चर्चाएं और हम करेंगे जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक 3 कृषि कानून उनको काला कानून बताया जा रहा है, और फिर सत्ता पक्ष से उसका जवाब लेने की कोशिश होगी। अभी के पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।